देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यानी कि हार्ड वर्क या कड़ी मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जो काम आप हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हैं वो आप किसी और चीज़ से अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो खासकर आप स्टूडेंट्स के लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट, एक रेलिवेंट कोट कि हार्ड वर्क आप लोगों को करना है और करना ही होगा। अगर आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो तैयारी में आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क से आप हटे नहीं, पीछे नहीं हटे, भागे नहीं, है ना। और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। ठीक है, शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश ना करें। और मतलब जैसे होता है ना कि खुद से नोट्स बनाने की बजाय, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि खुद से नोट्स बनाने की बजाय आप मार्केट में गए और किसी भी ऐसे सब्जेक्ट की, किसी भी ऐसे टॉपिक की जो वो कहीं ना कहीं कुछ प्रिंट आउट, फोटोकॉपी टाइप मैगजीन वगैरह मिलती है ना, कुछ पेजेस वगैरह मिलते हैं, वो जाके आप ले आए और आपको लगा कि यार खुद से नोट्स बनाने से बेटर है क्योंकि वो मेहनत लगेगी, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि ये नोट्स जो हैं वो ले आए जाएं और इनसे पढ़ लिया जाए। बट आपने हार्ड वर्क किया नहीं, आपने शॉर्टकट ढूंढा। अब उसमें होगा क्या कि वो नोट्स, पहली बात तो आपने खुद के बनाए हुए नहीं है, तो समझने में भी थोड़ा सा तकलीफ होगी, है ना। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर उसको याद रख पाना और यूज़ कर पाना वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मतलब जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि हार्ड वर्क जो है वो ज़रूर करें, और ख़ासकर आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार्ड वर्क का कोई विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 7 सितंबर 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि हमारा जो सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है, जो 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ते हैं और अच्छे से अगर आप चीज़ों को, जो हम आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वगैरह के लिए देंगे, अगर आप वो सब चीज़ें प्रॉपरली करते हैं तो 100+ मार्क्स आपके सी सेट में कहीं नहीं जाते। ठीक है, और 100+ क्योंकि आपको 66 चाहिए, तो 100+ आप आराम से स्कोर करेंगे, तो सी सेट की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और 2 से ढाई महीने के आसपास का ये कोर्स रहेगा। और ये मैं कहूँगा कि एक बिल्कुल ऑप्टिमम टाइम है, क्योंकि अक्टूबर से शुरू करेंगे हम लोग और दिसंबर से पहले पहले, मतलब दिसंबर एंड होने से पहले पहले 2024 में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप मान के चलें तो आपके पास आगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो मई एंड में है, तब तक के लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। तो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइम कि आप लोग सी सेट को पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ लास्ट टाइम में कुछ लोग क्या करते हैं कि सी सेट को मार्च अप्रैल के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में कि थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, 66 मार्क्स ही तो लाने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का ही तो है। लेकिन वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, खासकर जो पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से खासकर, जिस तरीके का सी सेट का पैटर्न चेंज हुआ है या यूपीएससी ने जो लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, तो उसको लेकर काफ़ी सारे लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्टीज़, मुश्किल फेस कर रहे हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो GS1 में 120 130 तक ले आते हैं आउट ऑफ 200, लेकिन सी सेट में वो 66 भी नहीं ला पा रहे, एंड दे आर देयर फॉर नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। और सी सेट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हम 3 चीज़ों के ऊपर जो सी सेट में होती हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के ऊपर ही बात करेंगे। और सिर्फ 999 रुपये में आपके लिए कोर्स लाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत महंगा कोर्स है। वैसे ओरिजिनल प्राइस 4000 रुपये है, बट आप लोगों के लिए
ऑफ़र दिया जाता है, मोस्ट अफोर्डेबल हम इसीलिए अपने आप को कहते हैं। तो 9,999 में हम आपको ये दे रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू आप इसके जो बाकी फ़ीचर्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। एनरोलमेंट 20 सितंबर तक रहेगा, या 50 स्टूडेंट्स हम लोग इस बैच में रखेंगे। अगर 50 स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो जाते हैं तो भी एनरोलमेंट क्लोज़ हो जाएगा। और कल मैंने टेलीग्राम पर आपको इस ये जो कोर्स है इसका एक एडिशनल फ़ीचर भी बताया था। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने नहीं देखा हो, और वो ये है कि आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो सी सेट के, वो भी इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे अगर आप इस कोर्स को ख़रीदते हैं तो। एंड दैट टू एट 999 ओनली, मतलब सिर्फ आपको 999 पे करना है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। और 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको सी सेट के दिए जाएंगे। मतलब सब कुछ करने के बाद प्रैक्टिस तो हम लोग रेगुलरली करेंगे ही, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे ही। लेकिन उसके अलावा अदर देन दैट, कि जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना, 2 ढाई महीने का कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद आप लोगों के पास ये 5 टेस्ट रहेंगे खुद को एवेल्युएट करने के लिए कि आपने किस तरीके से चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और आने वाले, मैं कहूँगा कि चंद दिनों में, 1-2 दिन के अंदर ही हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी सारी लॉन्च हो जाएंगी। और उसमें भी हम लोग इस बार सी सेट की टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे। तो उसमें थोड़ा नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा रहेंगे, अगर आप चाहें तो उसको भी एनरोल कर सकते हैं इसके अलावा अलग से। बट 5 टेस्ट आपको हम लोग यहाँ पर इसके साथ इसी कोर्स में देंगे। ठीक है, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ओनली एट 999 आपको मिल रहा है। आप लोग जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार डेट अगर निकल जाती है या एनरोलमेंट फुल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कहेंगे कि सर हमें एनरोल कर लीजिए, हमें ज़रूरत है, ये है वो है, तो फिर वो चीज़ें कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको अगर ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग अपनी तरफ से ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत हमारी भी हेल्प हो सकती है और ये सेशंस को हम लोग इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। हालांकि आज नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बहुत ही कम है जो हमें डिस्कस करने हैं, तो फ्रंट पेज पर ऐसा कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर न्यूज़ है कि अथॉ इन चिल, माले एंड दिल्ली होल्ड डिफेंस टॉक्स। आपको याद होगा कि पिछले साल मालदीव्स में चुनाव हुए थे और वहाँ पर जो नए राष्ट्रपति बने, दैट इज़ मोहम्मद मुइज़ू, उनके आने के बाद भारत और मालदीव्स के बीच के जो संबंध हैं उनमें थोड़ा सा तल्खियाँ आ गई, या आप कह सकते हैं कि जो संबंध है वो पहले जैसे नहीं रहे। बिकॉज दिस मैन मोहम्मद मुइज़ू, ये थोड़ा सा क्या है, प्रो चाइनीज़ है। ठीक है, इनका जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स चाइना वो ज़्यादा है। ठीक है, और इनके आने के बाद ही ये डिसाइड किया गया, या इन्होंने ये बोला कि जितने भी भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लोग या मिलिट्री फोर्सेस के लोग जो मालदीव्स में डिप्लॉय किए गए हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। ठीक है, तो वो हटाया गया। उसके बाद भारत और इनके बीच के संबंध थोड़ा सा ख़राब भी रहे। और कुछ आपको ये भी याद होगा, एक इंसिडेंट था कि इनकी सरकार में, मालदीव्स की जो सरकार है, वहाँ के कुछ मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ अपशब्द कहे थे, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें हुई थी और भारत और मालदीव्स के बीच के संबंध जो हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहे थे। एंड वी वर रियली वरीड, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी जगह पर है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन में, कि जिसका हमारे साथ फेवरेबल संबंध होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि अदरवाइज चाइना इज़ आइंग ऑन ईच ऑफ आवर नेबर। ठीक है, चाइना की नज़र हमारे हर पड़ोसी पर है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, ठीक है, चाहे श्रीलंका हो, और अब तो इस तरफ से बांग्लादेश में भी थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है तो बांग्लादेश हो। तो इस तरीके के
सारे के सारे जो हमारे नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, और चाइना की आपको एक पॉलिसी भी पता होगी, दैट इज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, कि जिसमें वो इंडिया को इंडियन ओशन के थ्रू चारों तरफ से घेरना चाहता है। तो ऐसे समय पर अगर मालदीव्स के साथ हमारी बातचीत हो रही है और वापस से अगर हमारे संबंध मालदीव्स के साथ बेहतर हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी लेवल्स की मीटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर बातचीत की गई है कि आने वाले समय में जो बेसिकली ये जो मतलब मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी उसको लेकर बात की गई है आने वाले समय में। ठीक है, और किस तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर बात की गई है। तो अभी फ़िलहाल कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर बात सामने नहीं आई है, बट ये एक आप कह सकते हैं एक वापस से रिश्ते की बेहतरी की शुरुआत है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। यहाँ पर बीच में और कोई आर्टिकल नहीं है, एक्सप्लेन्ड पेज पर भी 2 आर्टिकल्स हैं, बट उसमें से मैं एक ही डिस्कस करूँगा क्योंकि एक मैं आपको देने वाला हूँ पढ़ने के लिए। इट इज़ अगेन अ वेरी इजी आर्टिकल, और आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत डालनी होगी, ये मेरी बात को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग बाकी सब, अच्छा एक चीज़ और, कल किसी ने कमेंट किया था कि सर आवाज़ जो है, जो वॉल्यूम है, जो ऑडियो है इस वीडियो में वो प्रॉपर नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई कमेंट बहुत दिनों से तो नहीं आया था, कल अचानक से किसी ने किया है तो मेरे को लगा कि एक बार आप लोगों से पूछ लिया जाए। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ऑडियो में कुछ किसी तरीके का कोई इशू है, क्या आवाज़ कम आ रही है ना, या हो सकता है कि फिर जिस स्टूडेंट ने कमेंट किया हो उनके एंड से कुछ इशू हो, बट अदरवाइज़ बाकी लोग भी थोड़ा बहुत, एटलीस्ट कुछ लोग जो है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि क्या ऑडियो में कुछ इशू है। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करते हो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आज के समय में तो ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने कोई ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की हुई हो, तो मुझे नहीं पता। अब भले ही आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हो, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट वो पढ़ नहीं रहे हैं आप। ठीक है, वो आप क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो क्लास में आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको चीज़ें बोर्ड पर पढ़ाई जा रही हैं और आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का मतलब मेरा, पढ़ने से मतलब है रीडिंग करना। ठीक है, बुक्स रीड करना, है ना, न्यूज़पेपर्स रीड करना, आर्टिकल्स रीड करना, तो उसको मैं पढ़ने की कैटेगरी में रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस देख के ऑनलाइन क्लास में जाके यूट्यूब से या कहीं से भी अगर पढ़ रहे हैं तो वो उस सेंस में पढ़ना नहीं है जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ में बीच बीच में आर्टिकल्स इसीलिए शेयर करता रहता हूँ कि सो दैट थोड़ा सा आप लोग पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्योंकि देखो इसका मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आप पढ़ते हो किसी आर्टिकल को तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट या सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको, आप चीज़ें समझना शुरू करते हो। ठीक है, आपको अगर वीडियो में कोई चीज़ बताई जाती है, आप वीडियो में कोई चीज़ देखते हो, या सामने से आपको कोई पढ़ा रहा है, तो वो समझना अलग है, और खुद से पढ़ के चीज़ों को समझना, उनको कॉम्प्रिहेंड करना, वो अलग है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक, उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि आपको एक रीडिंग हैबिट होती है ना। अदरवाइज़ क्या होता है ना, लोगों की रीडिंग हैबिट नहीं होती, तो जैसे मैंने ये पूरा आर्टिकल दिया, उन्होंने यहाँ से 4 लाइनें पढ़ी, 5 लाइनें पढ़ी, उसके बाद उनको लगेगा कि मतलब इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, दे सडनली लूज़ द इंटरेस्ट, क्योंकि आदत नहीं है ना उस चीज़ की। तो इसलिए बेटर है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, ये ध्यान रखें। ठीक है, सी सेट का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है ना, मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला लास्ट ईयर भी, और कई सारे अगर आप टॉपर्स वगैरह के वीडियोस या जो भी वो बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं उसमें भी अगर आपने सुना हो, तो सी सेट में यही चीज़ हेल्प करती है। बिकॉज देर इज़ मतलब सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसमें बेसिकली, क्योंकि उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। ठीक है, उसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता कि मैं आपको 10 अनसीन पैसेज दे दूं, या 10 कॉम्प्रिहेंशंस दे दूं, 20 दे दूं, 50 दे दूं, 500 दे दूं कि आप इसको पढ़ लो।
मैंने भले ही आपको 500 प्रैक्टिस करवा दिए, लेकिन आप 501वां जो एग्ज़ाम में आएगा 501st, क्या उसको आप कर पाओगे? दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपने उन 500 को कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, और आपका जो बेसिस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो बेसिस स्ट्रॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यहीं से बनना है कि चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान दें, कई सारे लोगों को क्या होता है ना, पढ़ते टाइम कुछ वर्ड्स बीच बीच में आते हैं जिनका मीनिंग नहीं समझ में आता। वो नॉर्मल है, ठीक है, वो मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम लोग कोई, मतलब हमारी जो, मतलब हमारी इन द सेंस वी इंडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हम इंडियंस की, हम भारतीयों की जो अपब्रिंगिंग है, ठीक है, या जो हमारे एक तरीके से आप कह लीजिए जीन्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि हम इंग्लिश में सोच सकें, है ना, इंग्लिश में चीज़ों को समझ सकें। अगर हम कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं जो अदरवाइज़ बहुत फ्लुएंट बोल पाते हैं, या उनकी आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल, बट अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना, आपने खुद भी ये चीज़ नोट की होगी कि आप पहले क्या बोलना चाहते हैं उसको आप अपने माइंड में सोचते हैं, वो हिंदी में सोचा जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट थिंक इन इंग्लिश। हम जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश में सोच नहीं सकते, हम पहले हिंदी में सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है, फिर उस चीज़ को हमारा माइंड जो है, जितनी भी हमें इंग्लिश आती है, हम उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कि हमने अगर ये सेंटेंस बोलना है, हिंदी में सोचा, फिर उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, and फिर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ये मेरे साथ तो होता है, अब आप लोगों के साथ भी होना चाहिए, है ना। कई सारे लोगों से मैंने बात की है तो उनके साथ ऐसा होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, अब आप ये मुझे कमेंट्स में शेयर करें इस बात को, है ना। तो इसलिए हमारा जो सोचने का तरीका है, हम लोग इंग्लिश में नहीं सोच सकते, हम हिंदी में ही सोच सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बेसिकली क्या करना है कि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे वर्ड्स के ऐसे मीनिंग हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं आर्टिकल में जिनका मीनिंग आपको नहीं समझ में आए, एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग हो सकता है आपको ना पता हो। तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा क्या करने की, मैं बता रहा हूँ। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश ये करिएगा कि उस वर्ड के आगे पीछे के जो सेंटेंस हैं, जो पैराग्राफ हैं, उसको पूरा पढ़ें। ठीक है, भले ही एक वर्ड दो वर्ड का मीनिंग आपको किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में नहीं पता, कोई बात नहीं, बट फिर भी पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ें और कोशिश करें कि उस सेंटेंस या पैराग्राफ का मतलब समझ लें। ठीक है, और उस मतलब के हिसाब से थोड़ा बहुत आप सेंटेंस, उस वर्ड का मतलब भी पता लगा सकते हैं कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब होगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस या पैराग्राफ का कुछ ऐसा मतलब बन रहा है। तो अगर आप उस वर्ड का थोड़ा बहुत अंदाजन मीनिंग लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट अगर मीनिंग पता लगा सकते हैं, तो उसके बाद आप एक बार गूगल में चेक कर लीजिए। ठीक है, नेट पे डाल के चेक कर लीजिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और आपने जो सोचा अगर उसके कहीं आसपास भी वो बैठता है तो ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है ना, कि अगर आप इसका अदर वे राउंड करेंगे, तो अदर वे राउंड आप तैयारी के टाइम पर तो कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप कोई, मैंने आपको ये आर्टिकल दिया, अब इसमें कोई एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें मान लीजिए कि 3 वर्ड ऐसे हैं या 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे। अब आप क्या करेंगे, आपने वो पढ़ना शुरू किया, आपको कोई वर्ड मिला, आप वहाँ पर अटक गए, अब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे। ठीक है, नेट पे आप मीनिंग ढूंढेंगे, आपने मीनिंग ढूंढ लिया, अब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब वो काम आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, यहाँ पर तो आपने कर लिया कि कोई पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, कोई वर्ड ऐसे हैं जिसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो आपने पहले मीनिंग ढूंढ लिया वर्ड्स का, और उसके बाद आपने आगे को कंटिन्यू करा पढ़ना। तो वो काम आप यहाँ पर तो कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो मतलब एग्जैक्टली कितने हैं वो मुझे तो नहीं पता कि कितने वर्ड्स उसके बनते हैं, बट उसमें मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनके मीनिंग समझ में नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए अगर आप इसका अदर वे राउंड करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको वर्ड नहीं भी समझ में आ रहा है तो फिर भी पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ को पढ़ें, एक बार दो बार पढ़ें, और सेंटेंस और पैराग्राफ का जो मतलब है वो समझने की कोशिश करें, और उसके हिसाब से आइडिया लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है। फिर उसके बाद आप चाहे चेक कर लें कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है, आप इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़ के नहीं समझ सकते, तो आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये सारी बातें मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनको ये सारी बातें
मतलब बकवास लग रही होंगी, बोर लग रही होंगी, कि जिनकी मतलब इंग्लिश ठीक है या जो लोग पढ़ के चीज़ें समझ सकते हैं उनके लिए ये नहीं है। बट मुझे पता है कि हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनको तकलीफ़ इंग्लिश में है। और अगर है तो वो चीज़ आप खुल के एक्सेप्ट करें, ठीक है, खुल के उस बात को स्वीकार करें कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। जब तक आप चीज़ों को, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उनको सुधार नहीं सकते, ठीक है। अगर आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर आप उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे कैसे? पहले आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये मानना तो पड़ेगा ना कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको पढ़ने का मन नहीं होता है ना, या पढ़ के आप समझ नहीं पाते हैं। पहले आपको ये स्वीकार तो करना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं करेंगे तब तक फिर कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मेरी तरफ से आई थिंक ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट मुझे लगा कि आज थोड़ा सा आर्टिकल्स कम है तो थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस कर लिया जाए। अगर आपको ये ज्ञान काम का लगा हो तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों के लिए मैंने फिर से कहा कि जिन लोगों को इंग्लिश वगैरह आती है, समझ में आता है पढ़ के, उनके लिए ये काम की बात नहीं थी। बट कई सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो मुझे पता है, ठीक है, कि जिनको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में तकलीफ़ होती है। तो इसलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये ना समझें कि एग्ज़ाम हॉल में हम जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश की बजाय हिंदी में पढ़ के कर लेंगे, तो कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि उसमें हिंदी भी इतनी कॉम्प्लेक्स या जटिल होती है कि आप ना तो इंग्लिश में कर पाते हैं ना हिंदी में कर पाते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हैं, मतलब आपका जो मोड ऑफ राइटिंग है एग्ज़ाम का, अगर वो हिंदी मीडियम है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान अगर नहीं भी देते हैं तो चलेगा, है ना। बस एक पेपर जो होता है क्वालिफाइंग वाला इंग्लिश का, वो आपको ज़रूर क्लियर करना होगा। बट अगर आप लोगों का मोड ऑफ राइटिंग इंग्लिश है तो ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा हो गया, बट आई होप कुछ लोगों के काम ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को दूंगा। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बात की गई है कि हम लोग जब भी क्रॉप्स वगैरह की बात करते हैं, खासकर वीट और राइस की जब हम लोग बात करते हैं, तो दो राज्यों का जिक्र करते हैं, एक है हरियाणा और दूसरा है पंजाब। लेकिन हरियाणा और पंजाब में भी जो एग्रीकल्चर की स्थिति है वो काफ़ी अलग है। जहाँ हम ये देखते हैं कि पंजाब में जो वीट और राइस का प्रोडक्शन है, मतलब टोटल जो सोन एरिया है वहाँ का, जितने क्षेत्र में कृषि होती है, फार्मिंग होती है, उसका बहुत ज़्यादा एरिया, या ऑलमोस्ट आप कहिए कि सारा का सारा एरिया ही जो है वो राइस और वीट की फसल में वहाँ पर उगाई जा रही है। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, बट हरियाणा में ऐसा नहीं है, ठीक है। हरियाणा में थोड़ा सा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके पीछे इन्होंने रीजंस बताए हैं कि हरियाणा में जैसे थोड़ा सा जो ये है, आप क्या बोलते हैं, मतलब पंजाब में अगर आप बात करें, अब राइस की अगर हम बात करें, तो राइस आपको पता है कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी की उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पंजाब में वो पानी वगैरह मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, जो वाटर टेबल है वो भी खाली हो रही है। इसको लेकर भी बहुत बार सवाल उठाए गए हैं, और इसीलिए ये मांग भी उठी है कि पंजाब के जो किसान हैं वो अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें, ठीक है, सिर्फ धान जो है वही ना उगाते रहें। और हरियाणा में इन्होंने बात की है कि जो हरियाणा का नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पर जो इरिगेशन नेटवर्क्स है, जो कैनाल का चैनल्स है, वो थोड़ा सा बेहतर है, तो वहाँ पर ये लोग इस तरीके की चीज़ें उगा सकते हैं। लेकिन जो सदर्न हरियाणा है वहाँ पर थोड़ा सा जो ये चैनल्स है कैनाल वगैरह का, ये उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पर पानी वगैरह की थोड़ा कमी होती है, और उस वजह से वहाँ पर वो लोग जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो उगाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आप कहिए कि मजबूरी में या अदरवाइज़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा पंजाब और हरियाणा की जो स्थिति है एग्रीकल्चर को लेकर वो अलग है एक दूसरे से। तो ये मैं आपको आर्टिकल दूंगा, इसको आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे थोड़ा बहुत बता ही दिया है, बट आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, हम लोग ये वाले आर्टिकल को देखेंगे डिटेल में
कि वाई ला नीना इज़ डिलेड एंड हाउ इट कुड स्टिल इम्पैक्ट इंडियाज़ वेदर। ठीक है, क्योंकि ला नीना का जिक्र काफ़ी पहले से हो रहा था, जब से ये समर सीज़न चल रहा था और मॉनसून की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से ही ये जिक्र हो रहा था कि इस साल ला नीना आने वाला है। और ये भी कहा जा रहा था कि ये जो मॉनसून सीज़न होता है हमारे देश में जून से सितंबर के बीच में, उसके दौरान ही ला नीना जो है वो डेवलप हो जाएगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, तो इसके डीले होने के पीछे क्या कारण है वो हमें देखने हैं। और अगर ये डीले होता है, मतलब डीले तो खैर हो ही गया है, लेकिन डीले होने के बावजूद ये कैसे भारत का जो मौसम है, इंडिया का जो वेदर है, उसको कैसे अभी भी प्रभावित कर सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पर बात समझेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलो, तो यही वाला आर्टिकल है जो हमें डिटेल में थोड़ा सा देखना है ना। तो देखिए, वही सवाल है कि वाई ला नीना इज़ डिलेड एंड हाउ इट कुड स्टिल इम्पैक्ट इंडियाज़ वेदर। ठीक, देखो, इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले हफ्ते, आईएमडी जो बेसिकली हमारे देश में वेदर रिलेटेड फोरकास्ट वगैरह करता है, इसने पिछले हफ्ते ये कहा था कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल का न्यूट्रल कंडीशंस हैं वो इंडियन ओशन के ऊपर बनी हुई हैं। ठीक है, जो इंडियन ओशन या हिंद महासागर है उसके ऊपर आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल की न्यूट्रल कंडीशंस बनी हुई है। एंड देयर वाज अ हायर लाइक्लीहुड ऑफ ला नीना कंडीशंस डेवलपिंग ड्यूरिंग द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। और इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो ला नीना की कंडीशंस हैं वो मॉनसून सीज़न के एंड तक, क्योंकि सितंबर के मंथ का एंड हमारे देश में मॉनसून का एंड ही माना जाता है ना। जून टू सितंबर इज़ अ मॉनसून सीज़न। तो सितंबर के एंड में मॉन जो है ये ला नीना कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ऐसा आईएमडी ने पिछले हफ्ते कहा। अब कई सारी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, दे हैव बीन ऑफ द मार्क इन देयर फोरकास्ट ऑफ द ऑनसेट ऑफ ला नीना। तो ला नीना का ऑनसेट यानी कि ला नीना कब शुरू होगा, है ना, ला नीना कंडीशंस कब डेवलप होंगी, उसकी फोरकास्ट को लेकर सिर्फ आईएमडी ही नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी ग्लोबल एजेंसीज भी हैं वो भी इसको सही तरीके से फोरकास्ट नहीं कर पाते। और ला नीना बेसिकली आपको पता है कि एक इस तरीके का क्लाइमेट फिनोमेना है जिसमें इंडिया के ऊपर क्या होता है, अगर ये मानसून के समय में डेवलप हो जाए तो इससे मानसून में आप कह सकते हैं कि हेल्प मिलती है, या इंडिया में मानसून के दौरान बारिश ज़्यादा होती है अगर ला नीना कंडीशंस हो तो। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आगे बात करेंगे एंसो एंड द लिटिल गर्ल। अब ला नीना, जिसको स्पेनिश में कहा जाता है द लिटिल गर्ल, ठीक है, ये एक फेज़ है, एक एंसो होता है दैट इज़ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, उसका ये एक फेज़ है। ठीक है, ला नीना और एल नीनो जो है वो दोनों इसके फेज़ हैं। दिस इज़ अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबल नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो ग्लोबल नेचुरल क्लाइमेट वेरी करता है ये उसका बहुत बड़ा ड्राइवर है, मतलब इसकी वजह से ही ग्लोबल क्लाइमेट्स वेरी करते हैं। ठीक है, तो एनसो में बेसिकली क्या होता है, जो ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, इसमें होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है, मैं भी आपको वो मैप में भी दिखा दूंगा किस रीजन की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर है यानी कि समुद्र की सतह का जो तापमान है पानी का, वो चेंज होता है। और किस वजह से चेंज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस ओवरहेड, कि पानी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसकी वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो एनसो बेसिकली जो अलग अलग फेजेस हैं एनसो के, वो उसी हिसाब से होता है कि कहाँ पर टेम्परेचर पानी का ज़्यादा है तो कौन सा फेज़ होगा, कहाँ पर पानी का टेम्परेचर कम है तो कौन सा फेज़ होगा। एंड दीज चेंजेस ऑल्टर एंड इंटरफेयर विद द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इन्फ्लुएंस वेदर वर्ल्ड वाइड। और यही जो चेंजेस हैं, यही जो टेम्परेचर के चेंजेस हैं, ये क्या करते हैं, दीज ऑल्टर एंड इंटरफेयर विद द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, उसको बदलते हैं और पूरे दुनिया का जो मौसम है, जो वेदर है, उसको प्रभावित करते हैं। अब एनसो के 3 फेजेज़ हैं। सबसे पहला फेज़, मतलब एक फेज़ कह सकते हो, पहला दूसरा क्या, एक फेज़ है वार्म फेज़ जिसको हम लोग एल नीनो भी कहते हैं, या स्पेनिश में उसका नाम है द लिटिल बॉय। ठीक है, एल नीनो इज़ अ लिटिल बॉय,
एंड ला नीना इज लिटिल गर्ल। ठीक, फिर एक दूसरा फेज है दैट इज कूल फेज, ला नीना, जिसको द लिटिल गर्ल कहा जाता है स्पेनिश में। और तीसरा फेज जो है दैट इज द न्यूट्रल फेज। ठीक है, ये तीसरा फेज है न्यूट्रल फेज, जो कि इरेगुलर साइकिल्स में होता है बिटवीन द 2 and 7 ईयर्स, 2 से 7 साल के बीच में इरेगुलर फेज में ये रहता है। अब देखो, जब एनसो का न्यूट्रल फेज होता है, 3 फेज मैंने आपको बता दिया है। वन इज वार्म फेज दैट इज एल नीनो, सेकेंड इज कोल्ड फेज या कूल फेज दैट इज ला नीना, एंड थर्ड इज योर न्यूट्रल फेज। तो अब जिस समय एनसो का न्यूट्रल फेज होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, देखो उस समय जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको मैप में दिखा देता हूँ सो दैट कि फिर ये चीज़ें जो लिखी गई हैं वो आप आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देखो ये आपका वर्ल्ड का मैप है, समझ रहे हैं, दिख रहा है। अब इसमें अगर हम बात करें इस वाले साइड की, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ साउथ अमेरिका, है ना, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस, ये सब है ना। ये आपका बेसिकली एशिया वाला रीजन, जापान, कोरिया, है ना, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब इधर ऑस्ट्रेलिया। और इसके बीच में जो ये पूरा का पूरा ओशियन है, ये कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, जिसको प्रशांत प्रशांत महासागर सागर भी बोला जाता है। अब देखो, हमें ट्रॉपिकल रीजन पर फोकस करना है, तो ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल चल रही है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है। अब हमें ट्रॉपिकल रीजन में ही बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एनसो बेसिकली क्या है, उसमें जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स हैं, सी सरफेस टेम्परेचर है, वो चेंज करते हैं, वो ऑल्टर करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पैसिफिक ओशन में, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। पहली बात तो ये ध्यान रखो। ठीक है, जब भी आप एल नीनो ला नीना पढ़ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है पैसिफिक ओशन में, बाकी दुनिया में कहाँ पर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक, और ये वाली लाइन आपको मैंने बता ही दिया, इक्वेटर, तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, है ना, 25-30 डिग्री ऊपर और 25-30 डिग्री नीचे, वो ट्रॉपिकल रीजन हो गया। अब उस रीजन में आप ये समझो कि ये पैसिफिक ओशन है, तो दिस विल बी, मैं थोड़ा सा अगर बनाऊं, ये अगर आपका पैसिफिक ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड होगी कि नहीं होगी, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये आई थिंक इस कलर से दिख नहीं रहा, है ना, तो ये आपका पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड। ठीक, ये आपका पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड। इतना तो समझ गए, पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड और पैसिफिक ओशन की वेस्टर्न साइड। अब पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न साइड में कौन कौन से देश आ रहे हैं या कौन सा रीजन आ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन की बात करना। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपको इक्वाडोर दिख रहा है, आपको पेरू दिख रहा है, जनरली यही 2 देश माने जाते हैं। और अगर हम इस रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आप अगर बात करें तो आपको इंडोनेशिया दिख जाएगा, है ना, आपको फिलीपींस दिख जाएगा, आपको पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना। तो ये बेसिकली जो रीजन्स हैं, ये वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन हो गए, और ये आपके ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये जो मैंने आपको इक्वाडोर, पेरू बताए, ये अगर आप अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखेंगे, साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में, तो ये उनका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न ही तो है। अगर साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो तो ये देश नॉर्थ वेस्टर्न है कि नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट लगभग। ठीक है, ये आपको बात अगर समझ में आ गई हो, तो अब आर्टिकल में जो लिखा गया है अगले पैराग्राफ में, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब आगे क्या लिखा गया है, मैं आपको उसमें बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो एनसो का न्यूट्रल फेज़ है, अभी हम न्यूट्रल फेज़ की बात कर रहे हैं,
उसमें जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, अब मैंने आपको इमेज दिखाई तो अब आप समझ सकते हो कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन मतलब मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इस तरफ की जो मैंने अभी आपको दिखाया। ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट, इक्वाडोर, पेरू। मैंने बताया ना कि साउथ अमेरिका का वो नॉर्थ वेस्ट साइड है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है या जो पानी है वो ठंडा होता है, इट इज़ कूलर देन द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक के कंपैरिजन में, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक मैंने आपको बताया इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस तरफ, वहाँ के कंपैरिजन में जो ईस्टर्न पैसिफिक का पानी है वो ठंडा होता है। ये कौन से फेज़ की बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रल फेज़ की। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, जिनको हम हिंदी में व्यापारिक पवनें कहते हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को ब्लो कर रही हैं। ठीक है, दे आर ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ को ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं साथ में मैप को भी रख के चल पाता तो आसानी होती समझाने में, बट थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये मान के चलिए ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड विंड्स मूव कर रही हैं। समझ पा रहे हैं? मैं जनरली आपको ये मतलब एक ऐसे ही एक रफ बता रहा हूँ कि ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि वो ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, दिस साइड इज़ ईस्ट, फिर से मैं याद दिलाऊंगा, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। क्योंकि ये ज्योग्राफी का सब टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट पे लेके चल रहा हूँ, है ना। नहीं तो अदरवाइज़ मैं सिर्फ आर्टिकल रीड करके भी समझा सकता था, बट मैं थोड़ा सा इसलिए लेके चल रहा हूँ सो दैट कि आप विजुअलाइज कर पाएँ। और एक बार अगर आप इसको समझ गए तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को ट्रेड विंड्स मूव कर रही हैं। अब ट्रेड विंड्स बेसिकली क्या है कि जो सरफेस होता है, ठीक है, जो सरफेस है, तो ट्रेड विंड्स सरफेस के पानी को, अब वो विंड्स हैं तो अपने साथ वो पानी को भी लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो चल रही हैं, वो क्या करती हैं कि अपने साथ साथ जो वार्मर सरफेस वाटर है उसको भी लेके जाती है। क्योंकि सरफेस का पानी एज़ कम्पेयर टू डीप बिलो वाटर से गर्म होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर तो सनरेज वगैरह पड़ती है ना, तो वो पानी तो नॉर्मली गर्म होगा। तो वो अपने साथ साथ ट्रेड विंड्स क्या कर रही हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके वो पानी को भी अपने साथ ले जा रही हैं, सरफेस वाटर को। तो इसलिए होगा क्या, अब जो ये वेस्टर्न साइड है यहाँ पर गर्म पानी आता जा रहा है, तो गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है। अब गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, इस साइड का थोड़ा सा पानी कम भी तो हो रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से यहीं की तरफ को जा रहा है। तो होगा क्या, इस पर एक प्रोसेस होती है इसके बाद जिसको कहा जाता है अपवेलिंग। तो पानी जो नीचे का पानी है, ठीक है, मतलब एक तो आप ये समझिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है अलोंग द सरफेस, सी सरफेस, और दूसरा ये है कि सी सरफेस के नीचे, जैसे ये अगर सी सरफेस है तो एक तो सी सरफेस के अलोंग मूवमेंट हो रही है, जो मैंने आपको बताया ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ट्रेड विंड्स अपने साथ पानी ले जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जो नीचे पूरा का पूरा समुद्र का पानी है, अब इस साइड पानी ज़्यादा हो गया वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में पानी कम हो गया, तो नीचे से क्या होगा कि एक मूवमेंट होगी। ठीक है, एक इस तरीके की वर्टिकल मूवमेंट होते हुए यहाँ का पानी ऊपर आने लगेगा, क्योंकि नीचे वैसे भी ठंडा पानी है ना। तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ को आएगा, और वो ऊपर कहाँ पर उठेगा, जहाँ पर पानी कम हो गया, यानी कि पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में। और ये जो पानी नीचे से ऊपर उठ के आ रहा है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज अपवेलिंग, इसको अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो अपवेलिंग होने की वजह से होगा क्या कि गर्म पानी तो वेस्टर्न साइड में आ गया और ईस्टर्न साइड में हो गया है ठंडा पानी। ठीक, ये बेसिकली मैंने आपको प्रोसेस बताई या फेज बताया एनसो का न्यूट्रल फेज। ठीक, अब इसके बाद जो एलनीनो फेज होता है, एलनीनो फेज याद रखो वार्म फेज। अब इसमें क्या होता है कि ये जो विंड सिस्टम्स है, विंड सिस्टम तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये विंड सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, ये विंड सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो ये वार्म वाटर्स है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो वार्म वाटर जा रहा था वो थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि ट्रेड विंड्स थोड़ा सा कमज़ोर हो गई हैं, तो ये पानी कम जाएगा। और पानी अगर कम जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या कि अब जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो गर्म होना लग गया, क्योंकि पानी पहले तो इधर आ जा रहा था, और पानी इधर आ जा रहा था तो ईस्टर्न पैसिफिक में पानी नीचे से अपवेलिंग होकर ऊपर आ रहा था ठंडा पानी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा।
ठीक है, कम हो रहा है। तो इसलिए अब वेस्टर्न साइड में जो ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशियन का, पेरू इक्वाडोर वाला जो कोस्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर पानी का ज़्यादा बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है लानीना में। लानीना में क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। न्यूट्रल फेज से कंपेयर कर रहे हैं, न्यूट्रल फेज के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, और इस वजह से ज़्यादा पानी, ज़्यादा तेज ट्रेड विंड्स और ज़्यादा पानी, ज़्यादा वार्म वाटर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वेस्टर्न साइड का, है ना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वो और ज़्यादा बढ़ गया। और जो ईस्टर्न साइड है इक्वाडोर, पेरू वाला, वहाँ पर टेम्परेचर और कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा पानी इधर डिस्प्लेस हुआ है सरफेस से, तो नीचे से अपवेलिंग और ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा अपवेलिंग होगी, क्योंकि अपवेलिंग में तो पानी ठंडा आना है नीचे से, है ना, क्योंकि वो तो सब सरफेस का टेम्परेचर का पानी है, वो सरफेस का तो है नहीं, वो तो सरफेस से नीचे का पानी है ना, तो वो ऊपर उठ के आएगा, वो तो ठंडा है। तो वो जितना ज़्यादा ऊपर आएगा उतना यहाँ पर पानी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो ये ला नीना फेज़ है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए, क्लियर है। ये 3 फेज़ हो गए इसके। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम इसके दिए हैं वैसे, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, अब 180 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री वेस्ट, ये इस तरीके से इन्होंने क्यों कंफ्यूज करके डाला है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट अब चलो, जो भी है इन्होंने जो बनाया वो बनाया, इसको छोड़ो। ठीक है, जो आप मेरी बात आई थिंक अगर समझ गए हो तो काफ़ी है। ठीक, अब देखो इसके बाद आगे क्या लिखा है कि इंडिया में जो एल नीनो फेज़ है, अगर मॉनसून के दौरान एल नीनो फेज़ होता है भारत में, तो उसकी वजह से जो बारिश है वो कम होती है, ये ध्यान रखना। और अगर ला नीना होता है, अगर मॉनसून के समय पे ला नीना डेवलप हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा पानी जो है, मतलब ज़्यादा बारिश जो है वो इंडिया में पड़ेगी। अभी कैसे होगी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ला नीना में मैंने आपको क्या बताया कि ज़्यादा वार्म वाटर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वार्म वाटर जिस तरफ से भी ज़्यादा बनेगा, तो उस तरफ से आपकी जो वो हैं लो प्रेशर विंड्स, वो ज़्यादा क्रिएट होंगी, है ना। तो वो लो प्रेशर विंड ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो वो टूवर्ड्स दी आपका इसमें जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस तरफ को पुश होंगी, तो उस तरफ से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब इसके बाद इसमें आगे लिखा है कि जो प्रीवियस एल नीनो इवेंट हुआ था वो पिछले साल जून 2023 से लेकर इस साल के मई 2024 तक हुआ था, और अभी तक का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब अब एक आप कह सकते हैं सबसे लंबा जो रिकॉर्डेड ला नीना एपिसोड रहा है वो 2020 से लेकर 2023 के बीच में रहा है। अब एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, मतलब जो ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से जो दोनों ही एल नीनो या ला नीना रिलेटेड हज़ार्ड्स हैं, उनका इम्पैक्ट एक्सेसरबेट हो गया, मतलब बढ़ गया है। जैसे कि टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे हैं, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होने लगा है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने लगा है, या कहीं पर सूखा पड़ने लगा है, ड्राउट्स होने लगे, ये सब चीज़। ठीक, अब इसके बाद आगे बात की गई है वेदर मॉडल के प्रेडिक्शंस की। तो यहाँ पर ये लिखा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इवेंट जो है वो इस साल जून के महीने में एंड हुआ, और उसके बाद एनसो जो है वो अपने न्यूट्रल फेज़ में एंटर किया। उसके बाद इनिशियल प्रोजेक्शंस जो थे सेवरल ग्लोबल वेदर मॉडल्स के, उसमें ये सजेस्ट किया गया कि ला नीना कंडीशंस जो हैं वो लगभग जुलाई के आसपास उसका ऑनसेट हो जाएगा या वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन मिड जुलाई तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑनसेट ऑफ ला नीना वुड बी डिलेड, कि ला नीना कंडीशंस अभी डेवलप नहीं होने वाली हैं। फिर यूएस का जो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका ये कहना है कि एनसो का न्यूट्रल फेज़ जो है वो उसके बाद ला नीना आएगा अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में। और ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मीटरोलॉजी ने प्रेडिक्ट किया कि कूलर देन यूजुअल सी सरफेस कंडीशंस इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। लेटर हाफ ऑफ द ईयर का मतलब है भाई बाद में ही होगा, ये अभी तो होता हुआ दिख नहीं रहा। आईएमडी ने मिड अप्रैल से ये कहना शुरू करा था कि ला नीना कंडीशंस जो हैं वो जून और सितंबर का जो मानसून सीज़न होता है उसके लेटर हाफ में इमर्ज होंगी। लेटर हाफ का मतलब है कि अगस्त के आसपास ये आएंगी, और इससे ये हो सकता है कि अगस्त और सितंबर का जो महीना है, अगर उस समय ला नीना कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा बारिश हो सकती है।
और द प्रेडिक्शन ऑफ अबव नॉर्मल रेनफॉल दिस ईयर वाज बेस्ड ऑन द लाइकली इमरजेंस ऑफ लानीना। और इस साल हमने ये डिस्कस भी किया था कि आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस साल की जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा रहेगी, नॉर्मल से ज़्यादा रहेगी। और वो प्रेडिक्शन इसी आधार पर किया गया था कि अगस्त के आसपास अगर लानीना डेवलप होता है तो फिर ज़्यादा बारिश हो सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है अ मेजर रीज़न cited by weather modelers and meteorologists for the inaccurate prediction is the severity of the emerging La Nina. It is likely to be fairly weak, and weather models are generally more accurate about strong La Nina और El Nino phases. अब यहाँ पर जब वेदर मॉडलर्स या मीटरोलॉजिस्ट से ये बात पूछी गई कि आप तो कह रहे थे कि कोई कह रहा था जून में आ जाएगा, कोई कह रहा था जुलाई में आ जाएगा, है ना, कोई कह रहा था अगस्त में आ जाएगा, ला नीना का फेज डेवलप हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरीके के प्रिडिक्शंस में जो गड़बड़ी हुई है, ठीक है, या जो इनएक्यूरेसी आई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसको लेकर उनका ये कहना है कि इस बार का जो ला नीना फेज़ है उसकी सीवियरिटी के ऊपर, कि कितना ज़्यादा वो सीवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस बार वाला वो कह रहे हैं कि जो ला नीना है वो उम्मीद की जा रही है कि बहुत वीक होगा, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी। और अगर उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है, या आप ये कहिए कि उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा अगर नहीं है, तो उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, चाहे वो ला नीना हो चाहे एल नीनो हो, अगर सीवियरिटी कम है, अगर वो वीक है, तो उनकी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना उनको मुश्किल होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद बाकी फैक्टर्स जैसे कि इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में जो इंटर सीजनल मतलब एक सीज़न से दूसरे सीज़न के बीच में जो वेरिएशंस होते हैं विंड और प्रेशर में, दे आर डायरेक्टली लिंक टू द मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो रेन बियरिंग विंड्स और क्लाउड्स हैं वो ईस्ट की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पानी मूव कर रहा है सरफेस पे, तो जहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर से क्या होगा, वहाँ पर लो टेम्परेचर्स, मतलब हाई टेम्परेचर होगा, पानी अगर गर्म है, लो प्रेशर्स बनेंगे। लो प्रेशर्स बनेंगे तो लो प्रेशर वाली जगह में क्या होता है कि जो एयर है वो हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है, फिर वहाँ पर बारिश होती है ना। तो ये पूरा का पूरा फेज चलता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, इसमें होता क्या है कि जो ये रेन बियरिंग विंड्स और क्लाउड्स हैं ये ईस्ट की तरफ को मूव करते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ईस्ट की तरफ को मूव करता है। ये भी सरफेस और सब सरफेस कंडीशंस को पैसिफिक की प्रभावित करता है। एंड द इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट वेदर सिस्टम्स मेक प्रिडिक्शन हार्डर। और इस तरीके के जो अलग अलग वेदर सिस्टम्स हैं वो जो आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, इसकी वजह से भी प्रिडिक्शंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ला नीना के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यूएस का जो ये NOAA है, दैट इज़ नेशनल ओशियनिक, क्या है इसका फुल फॉर्म, नेशनल ओशियनिक ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ये कहना है कि एनसो का जो न्यूट्रल कंडीशंस हैं वो अभी पैसिफिक ओशन के ऊपर बनी हुई हैं। और लेटेस्ट प्रेडिक्शंस ये सजेस्ट करता है कि फर्स्ट साइंस ऑफ ऑनसेट ऑफ लानीना विल लाइकली इमर्ज बाय द एंड ऑफ सितंबर और इन अर्ली अक्टूबर। ठीक है, लेटेस्ट प्रेडिक्शंस यही बताते हैं कि लानीना का ऑनसेट जो होगा या लानीना की जो शुरुआत होगी वो सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के शुरुआत तक होगी। और लानीना जो है वो अपने पीक पर होगा नवंबर तक, और पूरा का पूरा विंटर जो सीज़न है उसमें ये रहेगा। अब लानीना मैंने आपको बताया कि लानीना इज़ नोन टू इन्हेंस रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में मैंने आपको बताया कि अगर लानीना उस समय डेवलप होता है तो उसमें ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अब ये अगर सितंबर के एंड में या अक्टूबर की शुरुआत में डेवलप होगा और अपने पीक पर अगर नवंबर में होगा, तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी है, तब तक तो साउथ वेस्ट मानसून का समय निकल गया है ना, कि वो इसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रभाव डाल सके। तो इंडिया ने एज अ होल रिकॉर्ड किया है ऑलमोस्ट 16% सरप्लस रेनफॉल इन अगस्त। और आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस बार अबव नॉर्मल 109% रेन होगी ओवर मोस्ट जोग्राफिकल एरियाज फॉर सितंबर। लेकिन ला नीना जो है आफ्टर इट्स ऑनसेट बाय लेट सितंबर एंड अक्टूबर, ये साउथ वेस्ट मानसून को तो प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि तब तक उसके लिए तो बहुत देर हो गई है। लेकिन ये जो विंटर रेनफॉल होती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का जो विंटर मानसून होता है, या जो आप कहते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ना, विंटर मानसून, उस दौरान भी
ठीक है, उस दौरान मतलब एक तो साउथ वेस्ट मानसून का रिट्रीवल होता है, उसके रिट्रीट होने के बाद जो विंटर मानसून होता है उसमें ये प्रभावित डाल सकता है। ठीक है, उसको प्रभावित कर सकता है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है, और जिसकी वजह से तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा या कर्नाटक और केरला के कुछ इंटीरियर इलाकों में बारिश होती है, ये उसके ऊपर असर डाल सकता है। ठीक है, हालांकि लानीना जो है वो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल को फेवर नहीं कर सकता है, मतलब नहीं करता है जनरली, बट कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो पास्ट में भी रहे हैं। अब नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन या वेस्ट, ये आप बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्च और मई के बीच, या फिर मतलब मानसून शुरू होने से पहले और मानसून ख़त्म होने के बाद, साउथ वेस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यहाँ पर जो है वो साइक्लोन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर मई से नवंबर के बीच में जो पीक एक्टिविटी है वो रहती है। अब ला नीना एयर्स में एक हाई चांस है कि यहाँ पर जो साइक्लोजेनेसिस है, यानी कि साइक्लोन फॉर्मेशन जो है उसकी चांसेस बढ़ जाती है, एंड स्टॉर्म्स विद अबव एवरेज इंटेंसिटी एंड लॉन्गर देन एवरेज लाइफ्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसे स्टॉर्म्स आ सकते हैं कि जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, अबव नॉर्मल हो, अबव एवरेज हो, और उनकी जो लाइव्स है, मतलब वो कितने समय तक रहते हैं, वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आने वाले महीनों में, यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर ला नीना डेवलप होता है तो आप एक इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखिएगा कि क्या साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अगर साइक्लोन्स आते हैं तो हम उसको भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि ये ला नीना की वजह से हो रहा है। लास्टली, ला नीना ईयर्स हैव टिपिकली हैड हार्शर एंड कोल्डर विंटर्स। अब ये एक प्रॉब्लम और है कि जो भी ला नीना के साल होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि उनमें जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आने वाला जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। मतलब विंटर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर ही नहीं पड़ता है। साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर तो है ही है, लेकिन अब उस समय वो डेवलप ही नहीं हुआ तो उसके ऊपर असर पड़ेगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट मानसून के ऊपर असर डालेगा, थोड़ा बहुत जो साइक्लोन फॉर्मेशंस हैं उसके ऊपर असर डालेगा, और साथ ही साथ विंटर्स के हार्शनेस के ऊपर भी असर डाल सकता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। मैंने आपको थोड़ा सा आराम से और थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एल नीनो ला नीना क्या है, जिन लोगों को पहले से पता था दैट इज़ गुड, अगर नहीं पता था तो हो सकता है कि अब आपको ये क्लैरिटी आ गई हो कि एल नीनो ला नीना क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, और इसका हमारे वेदर सिस्टम्स के ऊपर, खासकर जो मानसून वगैरह है, उसको ये कैसे इम्पैक्ट या प्रभावित करता है। क्लियर है बात? चलिए, तो कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक था इसलिए थोड़ा सा मैंने आराम से इसको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यही आर्टिकल थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप मंथली लेना चाहें तो लेस देन ₹2 पर डे आपको मिल जाती है एट ओनली ₹59। जून और जुलाई की इस तरीके की लॉन्च हो चुकी है, अगस्त की बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। बाकी अगर आप 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹680। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है ₹510 में। इनका ये फ़ायदा है कि आप एक बार एनरोल कर लीजिए तो आपको बार बार हर महीने पेमेंट नहीं करना पड़ता है। और अगर आप वैसे भी देखें तो 16 महीने की 680 रुपये में, तो दिस इज़ अराउंड ₹42 पर मंथ के आसपास आपको ये पड़ती है। ठीक है, इससे सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता। और 6 महीने के साथ 2 महीने फ्री आपको मिलेंगे, तो 8 महीने की पीडीएफ ओनली एट 345, और 4 महीने की पीडीएफ्स आपको मिलती है ओनली एट ₹175। ठीक है, और पर मंथ तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे कि एट लेस देन ₹2 पर डे आप सिर्फ ₹59 में जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियो को डाउनलोड भी यहाँ से करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर मैंने ऐड करना रह गया, बट सितंबर मंथ का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इस तरीके के बाकी जो मंथली कोर्सेज़ हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं, अगर आप उनमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में है और काफ़ी हेल्प आपको इनसे भी मिल सकती है। बाकी लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं, और लास्ट ईयर की हम आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं 12 महीने की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में ओनली
₹499। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और सारे के सारे PDF नोट्स और जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर आपको फिर भी कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप में से जो भी लोग CSET की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द कर लें। 5 अक्टूबर से बैच शुरू होगा और 20 सितंबर तक एनरोलमेंट इसमें होगा, ठीक है। और 999 में हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। डिटेल्स आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इसके साथ 5 आपको फुल लेंथ CSET के टेस्ट भी मिलेंगे एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सिर्फ 999 आपको पे करना है और उसके साथ ही आपको सारी क्लासेस और ये टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। और आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें सो दैट कि ये सेशंस जो हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएँ। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। और इसके लिए आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या इसको सर्च करके भी करंट अफेयर्स ओकुल नाम से टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।